हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रदूषण के बारे में। देखिए, प्रदूषण क्या होता है। हमारे वायुमंडल में या फिर जल और भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पेड़ पौधों, भवनों, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संपदाओं को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पौधों, भवनों, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संपदाओं, जीवधारियों आदि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाए, उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी, जल, वायु ये सब एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं। तो जब इस अनुपात में किसी अवांछनीय पदार्थ के आने से किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही कहते हैं प्रदूषण। नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आइए देख लेते हैं सारे प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण वायुमंडल में प्रत्येक गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, ये तो सबको पता ही है। वायुमंडल में प्रत्येक गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती हैं। तो जब इस अनुपात में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं कि वायु प्रदूषण हुआ। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, वायु जो है किससे किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, इसके अलावा अन्य भी गैसें हैं इसमें, जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन। ठीक है, और इसके अलावा जलवाष्प भी है और वायु में अनेक प्रकार के धूल के कण, परागकण, बीजाणु आदि भी मिले रहते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से तो यही कंपोनेंट्स हैं। तो इनके अलावा भी कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ जब इसमें मिल जाते हैं, जैसे धूल के कण हुए या परागकण हुए, जब इन्हीं की मात्रा अधिक हो गई तो क्या हो जाता है? वायु का प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। तो वायुमंडल में इन गैसों का असंख्य जीवधारियों और वायुमंडल के बीच में एक साइक्लिंग चलती रहती है, एक चक्र चलता रहता है और इसी चक्र के द्वारा ही इन गैसों में एक अनुपात बना रहता है, इनकी मात्रा संतुलित रहती है। परंतु किसी तरह से मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा या फिर प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा इन गैसों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, या वायु का प्रदूषण कहते हैं। वायु के प्रदूषक कौन कौन से हैं? देखिए, वायु प्रदूषक क्या है? ऐसे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें कहते हैं वायु प्रदूषक। ठीक, जैसे कि परागकण, बीजाणु, अनेक प्रकार के धूल, धुएं, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कण, धूल, ये सब क्या है? वायु प्रदूषक हैं।
नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, वायु किन किन स्रोतों से प्रदूषित होता है? तो वायु का प्रदूषण होता है औद्योगिक चिमनियों के द्वारा, तेल शोधक कारखाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो धुआं निकलता है उससे। ठीक है, तो ये सब मुख्य स्रोत हैं वायु प्रदूषण के। जैसे कि औद्योगिक चिमनियों, तेल शोधक कारखानों आदि से प्राप्त होता है सल्फर के यौगिक जो हैं निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है पौधों और मनुष्यों दोनों को ही हानि पहुंचाती है। और ये प्राप्त कैसे होती है? ये औद्योगिक चिमनियों, तेल शोधक कारखानों, जीवाश्म ईंधन के दहन से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं कि ये पत्तियों की कोशिकाओं की आयनों में अधिक सांद्रता में उपस्थित कोशिका एवं हरित लवकों को नष्ट कर देती हैं। यानी किस प्रकार से समझिए कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देती हैं, और इसके अलावा पत्तियों के प्रोटोप्लाज्म को भी संकुचित कर देती हैं। ठीक है, और इनकी अधिकता से पत्तियों के किनारे और इनके सिराओं का मध्य स्थान सूख जाता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा कम होने लगेगी और उनमें उपस्थित जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म वो भी सूख जाएगा, है ना। और पत्तियों के किनारे और शिराएं जो हैं, जो पत्तियों के बीच में जो शिराएं होती हैं ये भी सूख जाएंगी। और मनुष्यों पर क्या असर देते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड? तो इनकी मात्रा से ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा, एम्फाइसीमा रोग हो सकता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से जंतुओं में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, नामक रोग हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये धातु, इमारतों, पत्थरों, स्टील आदि पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और जिससे कि इनका क्षरण होने लगता है। इसी प्रकार से एक अन्य भी है प्रदूषक है जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये भी औद्योगिक चिमनियों और जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्राप्त होता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अधिक हो जाती है तो ये आँखों, धमनियों, यकृत, हृदय और वृक्क के लिए अत्यंत हानिकारक हो जाते हैं। ये किस पर प्रभाव डालते हैं? आँखों पर, यकृत पर, वृक्क, हृदय आदि पर अत्यंत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और लीफ टिश्यूज को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये बहुत ही विषैला वायु प्रदूषक होता है और वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड 90% प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो 90% प्राकृतिक सोर्स से ही प्राप्त होती है। ये भी किससे प्राप्त होती है, मतलब ये भी किससे उत्पन्न होती है? तो ये भी कोयले को जलने से, स्वचालित वाहनों के से उत्पन्न धुओं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। ठीक है, और इसकी हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की दर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 250 गुना अधिक होती है। 250 गुना अधिक होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। मतलब ये इतनी तेजी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक तेजी से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, अभिक्रिया करके ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की रक्त में अधिकता हो जाने से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे कि व्यक्ति का दम घुट जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसी प्रकार से अन्य कणिकामय पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ाई है इसके लास्ट वाले क्लास में, जैसे धुएं, कोहरा, ठीक है, सीसा, कैडमियम, ये सब क्या है? कणिकामय पदार्थ ही हैं। तो जैसे शीशे से क्या हो जाता है, शीशा जो है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। कैडमियम भी श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। धूल, धुआं, कण, ये सब भी श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। तो अभी हमने देखा कि वायु प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से कौन कौन से थे। तो हम बताएंगे कि वायु प्रदूषण के स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, वातावरण में उपस्थित धूल के कण, कोहरा, वाहनों से निकलने वाले धुएं और उनमें उपस्थित अनेक प्रकार की गैसें। ठीक है, और गैसें कौन सी थी? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य कणिकामय पदार्थ। और उसके प्रभाव क्या हैं? वायु प्रदूषण के ये जो स्रोत हैं, इन स्रोत के क्या प्रभाव हैं? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रभाव क्या था, ये किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है जीवधारियों को? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये जीवधारियों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा आदि रोग उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से पौधों में ये क्या कर रहा है? पौधों में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति को कम कर रहा है, जीव द्रव्य को संकुचित कर रहा है और शिराओं को भी संकुचित कर रहा है, शिराओं को सुखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है जीवधारियों में आँखों, यकृत, विक्र, हृदय आदि पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा ये पौधों की वृद्धि को भी रोकता है और लीफ टिश्यूज को भी नष्ट करता है ना। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली गैस होती है और ये रंगहीन होती है और ये हीमोग्लोबिन से, मनुष्य में या जीवधारियों में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक रूप से क्रिया कर लेती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हीमोग्लोबिन से ऐड हो जाती है, अभिक्रिया करती है, जिससे मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और व्यक्ति का दम घुट जाता है और जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्राकृतिक रूप से 90% पाया जाता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। 90% ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, और 10% ये प्राप्त होता है वाहनों के निकलने वाले धुओं से। ठीक है, और जीवाश्म ईंधनों के जलने से।
तो ये 10% ही ये कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है और यही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जाड़ों के सीजन में देखिए, जाड़ों में लोग कोयला, अंगीठी आदि जलाते हैं, तो कहा जाता है कि कोयला, अंगीठी ये सब जो है जला के कमरे बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के जलाने से क्या उत्पन्न होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो जब घर की खिड़की दरवाजे सब बंद रहेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी कमरे में, और श्वास के द्वारा जब हम उसे लेंगे तो ये अधिक तीव्र गति से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण किसके नियंत्रण के? वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। किस प्रकार से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो किस प्रकार से किया जा सकता है? पहला तो यही है कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में उगाया जाए। ठीक है, पेड़ पौधों को उगाया जाए, उससे भी वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम हो सकता है। वृक्षों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही वायु प्रदूषण कम होता जाएगा। तो हम सबसे पहला उपाय तो यही बता सकते हैं कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि करके। फिर है नेक्स्ट है कि जो स्वचालित वाहन हैं उनमें जो धुएं जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ पे फिल्टर का यूज़ करके। ठीक है, फिल्टर का यूज़ करने से जो धूल या धुआं निकलता है वाहनों से, तो उसमें जो अन्य कणिका में पदार्थ होते हैं वो फिल्टर में ही छन जाते हैं। ठीक है, और जो निकलने वाला धुआं होता है वो अपेक्षाकृत कम हानिकारक होता है। इसी प्रकार से पेट्रोल से लेड और सल्फर को निकालकर भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जब पेट्रोल में लेड नहीं होगा और सल्फर नहीं होगा तो धुएं की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, पेट्रोल से लेड और सल्फर को निकालकर भी वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंजन जो है, वाहनों के इंजनों की संरचना में इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि ईंधन का संपूर्ण दहन हो सके और प्रदूषक पदार्थ की मात्रा कम हो जाए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वाहनों में कोयले और डीजल से चलने वाले इंजनों के आधार के अतिरिक्त हम क्या यूज़ कर सकते हैं? विद्युत इंजनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाहनों का उपयोग किया जा सकता है जो विद्युत से चलते हैं, बैटरी द्वारा चलते हैं। तो इससे भी धुआं कम निकलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। धुआं रहित ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे गाँव में या कुछ घरों में आज भी अंगीठी पर, चूल्हे पर खाना बनता है, तो उससे क्या होता है, उस ईंधनों के जलने से धुआं निकलता है। तो इसके आधार पर हम एलपीजी गैस का उपयोग कर सकते हैं, विद्युत हीटर का उपयोग कर सकते हैं, तो इससे भी प्रदूषण कम होगा। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक करने से भी धुआं वायुमंडल में नहीं आएगा, मतलब पृथ्वी के समीप नहीं आएगा, जिससे भी प्रदूषण काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अन्य भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ पौधों को भी लगाया जा सकता है जो कि प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करते हैं। इसके अलावा कारखानों में जो है प्रदूषकों को पृथक करने के लिए अनेक संयंत्र लगाए जाते हैं। तो इनमें से जब होकर धुएं और धूल के कण जब होकर गुजरते हैं तो जो मुख्य प्रदूषक हैं जो वायुमंडल को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं उनको सोख लिया जा सकता है, और छनित्र धुएं को अगर वायुमंडल में भेजा जाए या बाहर भेजा जाए तो जो छनित्र जो धुआं होता है वो भी वायुमंडल को कम प्रभावित करता है।